Good morning, students. We have already finished with chapter number 1 from electrostatics, and now today we are going to begin with chapter number 2, whose name is electric potential and capacitance. Name से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे दो नई physical quantities हैं. One is electric potential and other is capacitance. So let us begin with it. In today's session, we are going to discuss about these points that we will be taking up one by one. So let us begin. So first of all, we are going to discuss about the concept of electric potential. Students, electric potential का concept अलग अलग books में अलग अलग तरह से introduce किया गया है. Just for the sake of clarity, मैं यहाँ पे कोई भी mathematical expression देने की बजाय शुरू में सिर्फ एक physical concept के तौर पे इसको introduce करने लगी हूँ. तो जो आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज है उसी को हम यूज़ करेंगे और उसे यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. स्टूडेंट्स, मान लो कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी. यहाँ पे पहले मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करने लगी हूँ. इनिशियली हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है और उसी को यूज़ करते हुए हम एक एनोलॉजी डिराइव करेंगे between two concepts, one from thermodynamics and another from electrostatics. तो उसी को हम यूज़ करने लगे हैं. तो यहाँ पे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए एंड बी और इन दोनों के पास कुछ अमाउंट में हीट है Q1 एंड Q2. ये वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं. मान लो इसके पास 100 जूल है और इसके पास जो है वो 200 जूल है. अब मान लो कि हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्टैक्ट में ले आए हैं. हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है. तो स्टूडेंट्स, आप क्या कह सकते हो यहाँ पे हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी? क्या हीट ए से बी की तरफ जाएगी या हीट बी से ए की तरफ जाएगी या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हीट के ट्रांसफ़र होने की? इसके बारे में जब आप सोचते हो तो इमीडिएटली एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स में हीट की ट्रांसफ़र सिर्फ तब होती है अगर उनके टेम्परेचर्स जो हैं वो अलग हैं. और रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है. तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होगा वो पता करने के लिए हमें हीट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इंस्टेड यहाँ पे इनके टेम्परेचर्स की वैल्यू चाहिए. तो अगर मुझे पता हो कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका टेम्परेचर T1 है और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका टेम्परेचर T2 है. मान लो कि T2 की वैल्यू जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है और T1 की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री सेल्सियस है. तो क्लियरली मुझे पता है चाहे ए के पास हीट का अमाउंट कम है फिर भी जो हीट है वो ए से बी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिसाइड करती है कि हीट का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा और किस डायरेक्शन में होगा, वो क्वांटिटी खुद हीट नहीं है, वो क्वांटिटी है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर वो फिज़िकल क्वांटिटी थी जो ये डिसाइड करती थी कि हीट का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा और अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा. ऑन दी पैरेलल लाइंस अभी हम चार्ज के ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज का ट्रांसफ़र जो है वो किस सिचुएशन में होगा और किस डायरेक्शन में होगा. अगेन हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मान लेते हैं. इनमें एक ऑब्जेक्ट को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को हम बी मान लेते हैं. इन दोनों के ऊपर कुछ अमाउंट में चार्ज है जिनकी वैल्यूज़ हम कुछ मान लेते हैं. से दिस इज़ 2 नैनो कूलम, से दिस इज़ 3 नैनो कूलम. इस तरह से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, एक ऑब्जेक्ट का ज़ीरो भी हो सकता था. तो जब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होगा और होगा तो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू थिंक इनटू. तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछली सिचुएशन में हमने देखा कि टोटल हीट की वैल्यू ये डिसाइड नहीं करती थी कि हीट किस डायरेक्शन में जाएगी. वहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा हीट थी इसके बावजूद उसने हीट रिसीव की थी, उसने गिव अवे नहीं की थी. सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे भी हमने देखना है. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्वांटिटी जो ये डिसाइड करे कि चार्ज जो है वो फ्लो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, वो क्वांटिटी खुद चार्ज ना होके वो क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स के पास एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होगी जिस क्वांटिटी को हम बोलेंगे इनका पोटेंशियल. और वो पोटेंशियल ये डिसाइड करेगा कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी. पिछली सिचुएशन में अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे होते
तो उनके पास हीट का जितना मर्जी डिफरेंस हो फिर भी वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होनी थी। ऑन द पैरेलल लाइंस यहाँ पे भी अगर ए और बी ऑब्जेक्ट सेम पोटेंशियल पे हैं तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल। तो वो क्वांटिटी जो है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होगा तो किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में यूज़ किया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने जब भी वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में हम लेके आए, हम हमेशा बोलते थे टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। तो आइडेंटिकल स्फीयर कहने से हमें क्या बेनिफिट मिलता था? आइडेंटिकल स्फीयर्स में क्या होगा कि जब दोनों के पास एक जितना चार्ज होगा तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इस वजह से हम बोलते थे कि अगर मान लो पहले के पास शुरू में 2 नैनोकूलम चार्ज था और दूसरे के पास 0 चार्ज था, और जैसे ही हमने इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो इसके पास भी 1 नैनोकूलम रह जाएगा, इसके पास भी 1 नैनोकूलम रह जाएगा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमने आइडेंटिकल माने होते थे। आइडेंटिकल का मतलब कि उनका सेम साइज, शेप, मटेरियल सारा कुछ एक जैसा है। तो दोनों को एक जितना चार्ज चाहिए उनका पोटेंशियल इक्वल करने के लिए। तो जैसे ही दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल होगा वैसे ही दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल हो जाएगा और वैसे ही उन दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र जो है वो बंद हो जाएगा। तो देयरफॉर द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स वेदर देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ चार्ज and in which direction will the charge be shared, that physical quantity is called as electric potential। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है ए है उसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बी का कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो दोनों के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो किसी गिवन पॉइंट का या गिवन चार्ज का होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा दो चार्जेस या दो पॉइंट्स के बीच में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मेनली हमें क्या पता लग गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये सर्टेन करती है कि वेदर देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज और नॉट, एंड इफ देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज तो इन विच डायरेक्शन विल दैट फ्लो विल अकर। तो क्लियरली जहाँ पे हायर पोटेंशियल है वहाँ से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताने लगी हूँ। मान लो कि हमारे पास एक वायर है, स्टूडेंट्स, एक कॉपर की वायर अगर हम कंसीडर कर लें, वो कॉपर की वायर यहाँ पे पड़ी है फॉर एग्जांपल। तो हमें पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और अगर इस वायर को हम ऐसे ही पड़ी रहने दें तो इसमें कोई भी चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं एक सेल के साथ, मान लो कि एक ड्राई सेल हमने लिया और हमने इस वायर ए बी वायर को उस सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर दो टर्मिनल्स हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से इसका एक इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है। इसको हम बोलते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो जब हमने ये दो टर्मिनल जिनके बीच में इस तरह के चार्ज का डिफरेंस है उसको हमने वायर के साथ कनेक्ट किया, तो वायर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो इसके ऑपोजिट लेते हैं, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, उसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो हमें क्या नज़र आया कि जैसे ही हम यहाँ पे दो ऐसे टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं जिनमें पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक पे हाई पोटेंशियल है एक पे लो पोटेंशियल है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि करंट के फ्लो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो टर्म आप यूज़ करते हो वोल्टेज ऑफ अ सेल, तो वो वोल्टेज ऑफ अ सेल इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल।
तो ये कॉन्सेप्ट एक वेल नोन कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। तो जो वोल्टेज की हम बात करते हैं वो असल में उस सेल के 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस की ही वैल्यू है, जो ये डिसाइड करती है कि वहाँ पे चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जब आप एक वायर को एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो वो सेल वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को अभी हम आगे यूज़ करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। सो लेट अस बिगिन विद इट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटर्मिन्स द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटर्मिन्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो क्लियरली स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ये भी चार्ज की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी को डिसाइड करती है। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? स्टूडेंट्स, मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज था Q, उसके सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह तक। वी नो थ्योरेटिकली वो इनफाइनाइट एक्सपेंशन तक होता है। मान लो इसके सराउंडिंग में मैं कोई 2 पॉइंट सपोज कर लेती हूँ। तो जो ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। अब मान लो कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक लेके आए और उसके लिए कुछ वर्क हुआ, से WAB और WBA, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप सिंबल यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क हुआ, दैट वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बी से ए पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आई हूँ तो कितना वर्क हुआ है अगर ए और बी पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, और यहाँ पे इसकी जो फोर्स है, जो सोर्स की फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे Q पॉइंट का पोटेंशियल है A पॉइंट के ऊपर भी और Q का पोटेंशियल है B पॉइंट के ऊपर भी। तो दोनों पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस है उसको हमने क्या डिफाइन किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक नई क्वांटिटी नहीं है, वो वर्क डन की ही वैल्यू है, लेकिन वो वर्क डन कैलकुलेट किसके लिए होना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में आप मूव करते हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क हुआ, वो वर्क की वैल्यू को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। सिमिलरली, अगर जो आपका पहला पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होता, तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो चार्ज है वो मैंने सोर्स चार्ज क्यू मान रखा है और ये कोई जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, जो पॉइंट बी है वो काफ़ी दूर है, मान लो कि दैट पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब सोर्स चार्ज से बहुत दूर है। तो जब आप बी पॉइंट से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक उस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते, तो कितना वर्क होना था, उस वर्क को हमने बोलना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। तो जो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो किसी सोर्स की वजह से होती है। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो कितना वर्क होगा, वही वर्क को हम उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा और उसे हम लाएंगे कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जब यूनिट चार्ज को हम कहाँ से लाएं, इन्फिनिटी से। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जब दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो फील्ड के इनसाइड हैं। तो यही दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। दैट्स इट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज
वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए हो तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अगर दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो वहाँ पे उन दो पॉइंट्स के बीच में आपने यूनिट पॉजिटिव चेस्ट चार्ज को मूव किया तो कितना वर्क हुआ, दैट वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है वर्क डन की। कब, किस सिचुएशन में, जब आपने यूनिट चार्ज को मूव किया है तो उस सिचुएशन में कितना वर्क हुआ। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए तो वो उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो है क्या, वो वर्क डन है किसके लिए, यूनिट चार्ज की मूवमेंट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये स्टूडेंट्स अगर दो पॉइंट्स की हम बात करें तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वी ए बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्यू नॉट यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज माना हुआ है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर वी ए बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यही हमारी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। और एसआई यूनिट जो है पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की, जो एसआई यूनिट्स हैं दोज आर वोल्ट। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि जो वर्क डन है वो जूल में होगा और जो चार्ज है वो कूलम में होगा। तो 1 वोल्ट इज सेम एज दैट ऑफ 1 जूल पर कूलम। और इसको अगर आप वर्क डन को न्यूटन इंटू मीटर करके लिखोगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो। तो सिमिलर डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए हो चार्ज को तो कितना वर्क डन हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। अगर बी पॉइंट पे लाए हैं तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज क्या है, ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है। तो देयरफॉर डेफिनेशन वुड बी potential at point B is equal to work done in bringing the charge from infinity to point B। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आएँ और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़े तो वो कितना वर्क हुआ है यूनिट चार्ज को लाने के लिए, वो वर्क की वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो चार्ज हम लेके आए हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सिमिलरली अगर दो पॉइंट हम फील्ड के अंदर सपोज करें और उनके बीच में चार्ज को मूव करें तो वहाँ पे कितना वर्क होगा, दैट वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर नाउ। तो इसकी एसआई यूनिट्स जो हैं, एसआई यूनिट जो दोनों की हैं वो वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में अगर हमने डिफाइन करना हो उसको, तो potential difference between 2 points in the electric field is said to be 1 volt if the work done to move a charge 1 coulomb between those 2 points is 1 joule। अगर ये W की वैल्यू 1 जूल हो जाए और Q की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए तो V क्या होगा, V विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल रहे हो तो आपने सिर्फ ये कहना है जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएगा और दूसरा पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल। स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, अभी मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज पड़ा है Q, ये कोई पॉइंट है A जहाँ पे हमने पोटेंशियल निकालना है और आपको ये बताया हुआ है कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है मान लो आपको बताई हुई है 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लेके आऊँ तो कितना वर्क होगा, 10 जूल। 10 वोल्ट का मतलब क्या है, 10 जूल पर कूलम, यानी कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक उस चार्ज को, यूनिट चार्ज को अगर हम लेके आए तो कितना वर्क होगा, 10 जूल वर्क होगा। तो सिमिलरली अगर मैं 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आऊँ तो कितना वर्क होगा, देन इट विल बी 20 जूल। और अगर मैं 5 कूलम को लेके आऊँ देन इन दैट केस इट विल बी 50 जूल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताया होता है तो मुझे इनडायरेक्टली
उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क होगा, उस वर्क की वैल्यू बताई हुई है। तो अगर मुझे वहाँ पे 1 अगर वोल्टेज मुझे पता है तो उसको यूज़ करके हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। वी जो है वो वर्क डन की वैल्यू है जब 1 कूलम चार्ज को मूव किया। अगर टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस वोल्ट की वैल्यू को, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, उसे चार्ज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट दी वर्क डन। ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो आगे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अभी हम मैथमेटिक्स में जाने लगे हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, वो होता है KQ/R²। उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अभी हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। उसके बाद फिर हम इसे जनरलाइज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक चार्ज मान लेते हैं Q। जिस चार्ज के पोटेंशियल की बात हो रही है वो चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज है Q। तो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है। और यहाँ पे ये जो एंड हमने सपोज किया है ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, उसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। और उसके बाद ये हमने कोई पॉइंट P माना है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है Q0, और वो इस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज Q इंटू E। इतनी फोर्स उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे सोर्स भी पॉजिटिव है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट इज आउटवर्ड। तो जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमने मान लिया है सोर्स चार्ज से x, ये x डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है। अब हम ये मानेंगे स्टूडेंट्स, हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। हमें पता है कि जो Q चार्ज और Q0 के बीच की फोर्स है वो जैसे जैसे Q0 और Q का डिस्टेंस चेंज करेगा वो फोर्स चेंज करेगी, क्योंकि हमें पता है कूलम्स लॉ की जो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाने की बजाय हमें F.dx करके पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसलिए हम ड्यूरिंग द पाथ, जब हम Q0 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, तो वहाँ तक लाते टाइम हम बीच में कोई दो पॉइंट सपोज कर रहे हैं P एंड Q, जिनके बीच का डिस्टेंस हम मानेंगे बहुत ही स्मॉल dx। तो उतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले हम स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस इज द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज। सो लेट अस सी फर्दर। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मानना है, उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर असल में हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं जो इन्फिनिटी से B पॉइंट तक आते टाइम बीच में रास्ते में आते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हम मानेंगे dx। उसका पर्पस सिर्फ यही है सो दैट वी कैन फाइंड आउट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन। P और Q इतने क्लोज पॉइंट्स हैं कि हम ये मान सकते हैं कि P और Q दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो F इंटू dx करके हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। बी पॉइंट का डिस्टेंस हमने सोर्स चार्ज से मान लिया है r। तो असल में हम r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और जो p और q का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है dx। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या नज़र आ रहा है, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हैं तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से Q तक लेके आ रहे हैं तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस चार्ज की तरफ ही है, Q चार्ज की तरफ ही है। तो हमारी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपेल कर रही है, उसका वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव आएगा।
सो हम क्यू नॉट एक चार्ज सपोज करते हैं जिसे हमें पी पॉइंट तक हम ला चुके हैं, वहाँ पे आके डिस्टेंस जो है वो एक्स है क्यू चार्ज से। वहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर दैट इज क्यू नॉट इंटू ई, वो रेडियली आउटवर्ड है। वो फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है और उसे एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम उसे विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना चाहते हैं तो इतनी ही फोर्स हमें इनवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। To prevent the acceleration, equal and opposite force minus QE is to be applied on the test charge ताकि वो without acceleration move करे। तो वर्क डन जो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा वो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, f डॉट dx। वहाँ पे f क्या है, q नॉट इंटू e डॉट dx। अब डॉट प्रोडक्ट को हम पहले खोलेंगे, a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा विल बी 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। यहाँ पे फोर्स हम कौन सी ले रहे हैं, जो फील्ड की वजह से लग रही है, जो राइट हैंड साइड पे है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ई की वैल्यू होती है दैट इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू बाय आर, तो बाय आर स्क्वायर सॉरी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स क्यों लिया, क्योंकि हम पी पॉइंट के ऊपर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं पी से क्यू जाते टाइम। तो पी पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है, इसलिए फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हमने ली है। और ये ई की वैल्यू हमने जब इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी तो वहाँ से ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नेगेटिव साइन आया है क्योंकि cos 180 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ -1। तो यहाँ से ये हमारे पास वर्क डन की स्मॉल वैल्यू आ गई। और इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर हमने इन्फिनिटी से आर तक उस चार्ज को मूव करना है क्यू नॉट चार्ज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि जो 1/x² है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, उनको हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके आगे अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रल की वैल्यू ही सीधी बताने लगी हूँ, 1/x² इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल को हम सॉल्व करना चाहते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये बेसिकली क्या है, x की पावर -2 का इंटीग्रल है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो x की पावर -2 का इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये बन जाएगी -1 और ऊपर भी x की पावर हो जाएगी -1। दिस इज -1/x। तो ये क्या बन जाएगा, -1/x, और इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। स्टूडेंट्स ऐसा ही इंटीग्रल जो है ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन वाले यूनिट में क्लास 11th में भी देखा था। तो इस तरह का इंटीग्रल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है इसको हम अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगी, पहले हम यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, फिर हम लोअर लिमिट डालेंगे। तो ये क्या बनेगा, -1/r, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या बची, -1/r। तो ये चीज़ हमें पता लग गई अब यहाँ पे कि जो इंटीग्रल है 1/x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, -1/r। तो नेगेटिव साइन भी आएगा और साथ में 1/r आएगा। ये पूरा इंटीग्रल जो है ये आप चाहो तो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू -1/r। तो ये वैल्यू यहाँ तक हमें अभी पता लग गई। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, तो हमें अभी तक ये पता लग गया है कि 1/x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1/r। तो इसको अभी हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास जब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है वो इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और जो r है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्यू नॉट था यहाँ पे इसको इधर वर्क डन के नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। तो ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू KQ/r।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको इस तरह से ही लर्न करना है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज का वो क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर की पावर क्या है, 1 है, वहाँ पे आर की पावर थी 2। ग्राफ इसका भी उसी तरह से सी शेप इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, स्लोप का थोड़ा फर्क होगा, अदरवाइज द ग्राफ इज गोइंग टू बी सेम। स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है कि v जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज का साइन हमेशा कंसिडर होगा। यहाँ पे चार्ज का साइन डायरेक्शन के टर्म्स में कहीं पे भी इंटरप्रेट नहीं होगा। तो q पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव होगा, q नेगेटिव है तो v नेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स अगर हमने फाइंड करना हो तो वो क्या था, वो था वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स दोनों ही फील्ड के अंदर थे, तो उस सिचुएशन में वो वर्क डन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स कि जो वर्क डन की वैल्यू है वो उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पिछले केस में कैलकुलेट की थी, एफ डॉट डी एक्स लगा के, इंटीग्रेशन फ्रॉम सम पॉइंट आर ए टू सम पॉइंट आर बी। आर ए और आर बी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे भी जब आप डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो उसी तरह का रिलेशन आपके पास बन जाएगा। जो के क्यू इंटू क्यू नॉट है वो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आपने पिछले केस में किया, तो 1/x का स्क्वायर होगा यहाँ पे। जब आप f की वैल्यू q इंटू ई डालोगे तो सिंप्लीफाई करोगे एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आर ए से आर बी। तो यहाँ पे भी ये जो इंटीग्रल है ये सॉल्व होके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यहाँ पे पहले ही होगा डॉट प्रोडक्ट खोलते ही, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। आर यहाँ तक आके यहाँ पे लिमिट बचेगी, दैट इज़ फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो जब आप इस लिमिट की वैल्यू डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बार अपर लिमिट डलेगी फिर माइनस डाल के लोअर लिमिट डलेगी, तो रिजल्ट आपके पास ये बन जाएगा। जो k है और q नॉट है वो सारी टर्म्स बाहर लिख लिए हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे 1/RB माइनस 1/RA। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट बन गया है। जैसे आपने स्टूडेंट्स पिछली डेरिवेशन करी है एग्जैक्टली उसी तरह से, हालांकि जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में एज सच एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वंस अ वाइल कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है डिराइव करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला डेरिवेशन आपने देखनी है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का आपके पास ये फार्मूला आ गया फॉर पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये जो पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें तो ये जो टर्म यहाँ पे आ रही है पहली टर्म, ये क्या है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है, और ये क्या है, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है। ये दोनों टर्म्स के क्यू बाय आर वाली टर्म्स हैं। तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए। तो अगर आप बी से ए पॉइंट तक चार्ज की मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर वी बी माइनस वी ए, जिसको हम डेल्टा वी लिखते हैं ज़्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या है, वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अभी हमने चार्ज दोनों जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे चार्ज को मूव किया वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो फील्ड के अंदर हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अभी हमने समराइज करे हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे चार्ज का साइन कंसिडर होगा। पर्पज़ क्या है कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है द वैल्यू इज़ हाई, इट्स अ हाई वैल्यू, इट्स अबव ज़ीरो। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है वैल्यू इज़ बिलो ज़ीरो, इट्स अ लो वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अलग है। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये सम हाउ उसकी एनर्जी के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पे हमने जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की ज़ीरो अपनी मर्जी से सपोज करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल की भी ज़ीरो सपोज करते हैं। वो ज़ीरो क्या है, इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगी इसकी वैल्यू। जब आप के क्यू बाई आर में आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे तो वी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा ज़ीरो मानते हैं।
उसका रीज़न क्या है कि अर्थ का साइज़ इतना बड़ा है कि उसको हम कुछ भी अमाउंट में चार्ज दे दें या उससे कुछ भी अमाउंट में चार्ज ले लें, तो उससे उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से अज़्यूम किया जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। तो आप किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अर्थ के कॉन्टैक्ट में लाओ तो वहाँ पे डेफ़िनेटली चार्ज का फ़्लो होगा, वहाँ पे आपको पोटेंशियल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ इज़ ऑलवेज़ कंसिडर्ड टू बी एट ज़ीरो पोटेंशियल। Electric potential near an isolated positive charge is positive and near an isolated negative charge is negative. ये जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चार्ज का साइन हमें कंसीडर करना है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब लो पोटेंशियल है। Equation shows the work done in moving the charge from point A to another point B along the path AB in electric field due to plus Q charge depends only on the position of these points and independent of the actual path followed. Students, जो अभी हमने इससे पहले रिजल्ट निकाला वहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू थी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B पर यूनिट चार्ज, वो हमने क्या देखा, वो क्या थी, दैट वाज K Q 1/RA -1/RB या 1/RB -1/RA डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से दो पॉइंट्स ले रहे हैं। तो ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि जो वर्क डन की वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आर ए की वैल्यू पे और आर बी की वैल्यू पे। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हमने ए से बी जाते वक्त कौन सा रास्ता चूज़ किया था। अब दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में रास्ता ये भी हो सकता है, उनके बीच में रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सारे पाथ पॉसिबल हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है कि वो पाथ कौन सा था। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज़ में है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है और फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है। स्टूडेंट्स, ये जो बिहेवियर होता है कि व्हेन वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस, ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है? Yes, this is a condition of the force to be a conservative force. जब भी एक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है तो उसके अगेंस्ट वर्क डन की वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है। ये शो करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव किया था दैट इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करती है कि वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक और कंडीशन होती थी कंजर्वेटिव फोर्स की, दैट वर्क डन ओवर अ क्लोज साइकिल अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भी जो वर्क डन ओवर अ क्लोज साइकिल होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। अगर ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू करे वहीं पे वापस आ जाए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है Q और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से गई, यहाँ पे जाके फिर वापस आ गई इसी पॉइंट पे, तो उसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी ज़ीरो। वेन एवर देर इज़ अ क्लोज्ड पाथ नो वर्क विल बी डन। वर्क डन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर एनी क्लोज पाथ विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की कंडीशन है। तो क्योंकि हमें नज़र आ गया है कि जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इस चीज़ को इंटीग्रल के फॉर्म में लिखो तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे ओवर अ क्लोज पाथ जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है और लाइन इंटीग्रल जो क्लोज पाथ के ओवर है दैट इज़ ज़ीरो। तो ओवर एनी क्लोज पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए, तो वो वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होगी। कब तक ज़ीरो होगी? जब तक जो फ़ील्ड है वो एक कांस्टेंट फ़ील्ड है, यानी कि वो फ़ील्ड एक स्टेशनरी चार्ज का है, चार्ज एट रेस्ट का है। अगर वो चार्ज मूव करने लग पड़े तो फिर उसका फ़ील्ड जो है वो स्टेशनरी फ़ील्ड नहीं रहता है। तो उस सिचुएशन में पाथ के ऊपर डिपेंडेंस आ जाती है। हालाँकि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टेशनरी चार्ज का ही फ़ील्ड है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वी आर कंसिडरिंग एनी सिचुएशन, तो आप हमेशा कह पाओगे कि वर्क डन ओवर अ क्लोज साइकिल इज़ ज़ीरो। तो अगर लाइन इंटीग्रल यहाँ पे किसी नॉन स्टेशनरी चार्ज की वजह से होगा तो फिर वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव दैट इज़ ओनली द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ आपने इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल लेना है। यहाँ पे हम कुछ एक चार्जेस मान लेते हैं।
और उन सब चार्जेस की वजह से हमने टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है पी पॉइंट के ऊपर। तो वो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इन सभी चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के उसका अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम क्यों लेना है, क्योंकि पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी है। अपने आप में ये कैलकुलेशन बहुत आसान होगी क्योंकि कोई वेक्टर एडिशन के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। आपने इंडिविजुअली सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना है, उनके साइन कंसिडर करते हुए उनको ऐड कर देना है। तो दिस इज़ ओनली दी टोटल पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपने क्या ख्याल रखना है कि यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों अप्लाई हो पा रहा है, क्योंकि किसी एक चार्ज का जो पोटेंशियल है वो दूसरे की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे इन्वर्सली आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। फोर्स के केस में इन्वर्स आर स्क्वायर की डिपेंडेंस थी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते टाइम हमने डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, हमने चार्ज के साइन को कंसिडर करना है, और जो पोटेंशियल पॉजिटिव हैं उनको ऐड कर देना है, जो नेगेटिव हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। V is called the potential at a point. It is actually equal to potential difference between points R and इन्फिनिटी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो दो पॉइंट्स के बीच में था। अगर उनमें पहला पॉइंट हम इन्फिनिटी मान लें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाता है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो अभी कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे हम क्विकली। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 जूल ऑफ वर्क इज़ टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट to another point where potential is V volt, then find the value of V। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे कोई भी सोर्स है जिसकी वजह से कुछ फील्ड है, उस सोर्स के बारे में आपको ना पूछा है ना बताया है। उस सोर्स के पास कोई दो पॉइंट्स हमने मान लिए हैं, सपोज दोज पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि अगर एक 4 कूलम के चार्ज को हम मूव करते हैं ये दो पॉइंट्स के बीच में, ये बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपको बताया हुआ है 10 वोल्ट है। जहाँ से आपने इस चार्ज को मूव करना शुरू किया, वो चार्ज जो आपने मूव किया है उसकी वैल्यू आपको बताई हुई है 4 कूलम। 4 कूलम के चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आप लेके गए हो। ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपको सिर्फ वी बताई हुई है, कितनी है आपको नहीं पता है। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपको बताया हुआ है 10 वोल्ट है, कि जहाँ से वो 4 कूलम का चार्ज शुरू हुआ उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट था। तो वहाँ से ए पॉइंट तक जब आप लेके गए जहाँ पे पोटेंशियल वी है, वहाँ तक जाते टाइम आपको जो वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, 20 जूल। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि ए पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो जहाँ पर हमने जाना है वो पोटेंशियल कितना है, v है, और जहाँ से शुरू करना है वहाँ पे कितना है, 10 है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब स्टूडेंट्स, वर्क डन की वैल्यू आपको बता रखी है, किस चार्ज को आपने मूव किया है, ये क्यू नॉट की बात हो रही है यहाँ पे, जिस चार्ज को हमने मूव किया है, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 4 कूलम दिया हुआ है। तो वो क्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो एक ही चीज़ अननोन रह गई वी, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। तो अगर 4 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन हुआ है 20 जूल, तो आपने ये निकालना है कि वहाँ पे जो दूसरा पॉइंट था जहाँ पे वो एंड पॉइंट था वहाँ पे कितना पोटेंशियल था। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। Now come to next, 2 point charges, this and this are separated by a distance 10 centimeter in air. Find at what distance from Q there will be electric potential 0. Students, दो चार्जेस हैं, एक स्मॉल q है, एक कैपिटल q है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बताया हुआ है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब दोनों की चार्ज की वैल्यू दी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, हमने देखा था कि ज़ीरो फील्ड और ज़ीरो फोर्स वाली कंडीशंस भी हमने चेक की थी। दो चार्ज दिए होते थे तो हम लोकेशन फाइंड करते थे जहाँ पे फोर्स और फील्ड ज़ीरो होता था, वो वहाँ पे ज़ीरो हो सकता था चाहे दोनों चार्जेस लाइक हों चाहे अनलाइक हों। लेकिन पोटेंशियल के केस में आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का नेट पोटेंशियल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ज़ीरो होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि जितने भी चार्जेस दिए उनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होने चाहिए, तभी कोई पॉसिबिलिटी ज़ीरो पोटेंशियल की बनेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2,
पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होने के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन फील्ड और फोर्स ज़ीरो होने का एक सिंगल एक्सक्लूसिव पॉइंट ही होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव है और ये वाला चार्ज जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन लाई करेगी जहाँ पे मैं इन बिटवीन द लाइन कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लूँ। यहाँ पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू वाला, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 2। तो ये एक स्मॉल चार्ज है और ये एक लार्ज चार्ज है। तो हमें पता है ज़ीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, क्लोज टू दी स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे कहीं पे हम इसका डिस्टेंस इससे मान लेंगे x और दूसरे से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 - x। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने इन दोनों का पोटेंशियल निकाल के उसका सम इक्वल टू ज़ीरो करना है। पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब सिंपली हमने क्या करना है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं पॉइंट चार्ज के, के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल क्यू की वजह से क्या होगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब कैपिटल क्यू से जो डिस्टेंस है वो हमने क्या माना है, स्मॉल एक्स। अब ये चार्ज जो था ये क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन साथ में आएगा क्यू के नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है यहाँ पे फोर्स और फील्ड के फॉर्मूलों से। वहाँ पे हम चार्ज का साइन नहीं कंसीडर करते थे क्योंकि वो डायरेक्शन में इंटरप्रेट हो जाता था, लेकिन पोटेंशियल के केस में आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे चार्ज का साइन डायरेक्शन में इंटरप्रेट नहीं होगा। और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, के क्यू बाय आर। अभी आर कितना है, 10 - x इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपके पास एक आंसर आएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट की बजाय वो यहाँ पे पूछते कि फाइंड दी पॉइंट्स, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहते हैं कि फाइंड दी लोकेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो पॉइंट्स लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जब ये चार्ज पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। आप इसको टेस्ट करके देखना, अगर ऐसा कोई पॉइंट मैं यहाँ पे मान लूँ और इसका डिस्टेंस मैं मान लूँ इससे y, तो इस y पॉइंट के ऊपर भी ऐसी कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल आ रहा है। यानी कि ज़ीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। अगर ऑन द लाइन जॉइनिंग ही निकालना है तो दो ऐसे पॉइंट्स होंगे और उसके अलावा बहुत लार्ज नंबर में ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके चार कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस पड़े हैं। दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 1, ये पॉजिटिव हैं। उसके बाद दिस वन इज़ -3 एंड दिस वन इज़ -1। और क्वेश्चन क्या है कि इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर नेट पोटेंशियल आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सारे डिस्टेंसेस आपको पता है, यहाँ पे इन सब का पोटेंशियल निकाल लीजिए। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। सबको ऐड कर देना है, दो वैल्यूज़ ऐड होंगी, दो सब्ट्रैक्ट होंगी और जो नेट आंसर आएगा दैट्स इट। तो के क्यू बाय आर लगा के चार पोटेंशियल निकालने हैं, दो आंसर पॉजिटिव होंगे, दो नेगेटिव होंगे। कोई डायरेक्शन की कंसिडरेशन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ चार्ज का साइन कंसिडर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आप थॉरोली एक बार रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज गेट बैक टू मी, देन वी कैन डिस्कस इट अगेन। थैंक यू वेरी मच।